बांझ औरतों को बच्चों की खुशी देने वाला ढोलकपुर गांव का एक 55 साल का रामू जो जिस किसी भी बांझ औरतों से शादी करता उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाती। आखिर रामू ऐसा क्या खाता है, ये जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरा बाबा जो अपने सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सिर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 55 साल के आदमी से विनती कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वो 55 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त रामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बांझ औरतें रामू से शादी करके बच्चे पैदा करती थी। पहले जब उन औरतों को बांझ होने के ताने मिलते थे, रामू से शादी करने के बाद वो बच्चे की माँ बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा रामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा रामू को मना कर रहे थे। मुझे सुबह शाम बांझ होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से ये बात सही नहीं जा रहा था। लोगों के तानों से तंग आकर बाबा ने फैसला किया कि वो मेरी शादी रामू से करवा देंगे। इसलिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग हटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके ये दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपना बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी, मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम रामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। बाबा ने रामू से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। रामू चाचा ने चौंक कर मुझसे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक रामू नाम का आदमी था जिसे सब लोग रामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें सभी लोग रामू चाचा कहकर पुकारते थे। वो मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो ये है कि वह अपने घर में अकेले रहते थे, उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते कि रामू चाचा आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वो भी हमसे कहते कि बच्चे अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई। उनकी ये बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वो हमारे माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ रामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वो शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी रामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी रामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते कि रामू तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना रुपया पैसा है तो किसके लिए छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। रामू चाचा के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी के लिए तैयारी करता हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब रामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि वो बिना मौसी से शादी करना चाहते। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी ये बात सुनता उसे यकीन नहीं आता। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर बीना से शादी क्यों करना चाहते हैं। बीना मासी हमारे गांव की वो औरत थी जैसी उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। बीना मौसी की शादी हमारे गांव में हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वो माँ नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर डिवोर्स दे दी थी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी बच्चे की वजह से उनका घर न बच सका। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बीना मौसी एक बांझ औरत है और उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उसने किसी से शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वो भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो हो गई ही ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो
तो कहने लगी कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, जो रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही रामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, वो तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिससे समय यह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 55 साल की थी। अगर वो अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वो किसी ऐसी औरत से एक शादी करते जो उन्हें बच्चा देती, ना कि एक बांझ औरत से जो उसको वारिस नहीं दे सकती। सब गांव वाले ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी का भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर बीना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वो बांझ नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा की शादी का इंतजाम देख लो। एक दिन में और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारियों के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गाँव की औरतों से बातें करने में मगन हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मैंने वो शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल के नाम पढ़ने लगे, लेकिन उस पर इंग्लिश के नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी, इतने में चाचा कमरे में आ गया। मेरे हाथ में वो शीशी देखकर घबरा गई। मैंने चाचा से पूछा कि ये कैसी दवाई है, ये दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वो शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दिया और मुझसे कहने लगी कि ये हर मर्ज की दवाई है, जिसको खाने में से शरीर में ताकत आती है। तेरे बिना मौसी को मैं ये दवाई खिलाऊंगी। मैं हैरत से उस शीशे को देखने लगी। चाचा ने मुझसे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ न लगाऊं। खैर, चाचा की शादी हो गई। बीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर पर आई। सब चाचा की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब ये भी सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद बीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैं साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपने टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वो माँ बन सकती है? टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें रामू चाचा और बीना मौसी की कहानी बताई तो वो दंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाया हो। भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि शाम को चाचा एक बांझ औरत से शादी कर रहे हैं तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर आ गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशे मेरे हाथ में आई थी आज वह यहाँ नहीं थी। मैंने मासी से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली? वो हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा, यहाँ गोलियां वाली शीशा थी। मासी कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो दवाई वाली शीशी वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो रामू के जेब में होती है। वो रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी वो गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? ये तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उनके चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वो दोनों अपने बेटे को लेकर गाँव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही बीना मासी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। बीना मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, लेकिन मैं अब शादी करूंगा तो किसी बांझ औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपने टीचर का ख्याल आया।
चाचा मेरे टीचर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वो फौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा ना चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो वो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते हैं ये ज़रूर चाचा के पास कोई राज है, या वो कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वालों ने चाचा से ये राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को कुछ ही नहीं बताया। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वो कहती कि भगवान की कृपा है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने रामू चाचा से तलाक ली और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से उनकी शादी करवा दी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गाँव से चली गई। ये सब देखकर गाँव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों को बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर जी का उनके तलाक देकर चले जाना, और चाचा ने भी उसको तलाक दे दी थी। उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को एक ही साल के अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा का यहाँ एक और औलाद हुई। 60 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गाँव में भी ये बात उड़ चुकी थी कि जो भी बांझ औरत हो वो चाचा से अगर शादी कर ले तो उसको औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने काम करने भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय वो तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जहन के होते हैं, वो अपनी औरतों पर पाबंदियाँ नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और मेरा एक शौक़ था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा ये शौक़ शहर जाकर ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने रामू चाचा से कहा कि वो कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे। वो शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वो अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो चुकी थी। इस दौरान चाचा के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोग को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया था। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वो बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वो अपने ही गम में थे, इसलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ करा दे, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात करती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मैंने कमरे में झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक ठीक नहीं निकला था। अंदर मेरी टीचर थी, जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वो चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर ले, उनको भी समाज में इज्जत मिल जाएंगे और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएंगे। चाचा कहने लगी कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने ये तो राज अपने सीने में छुपा के रखा है कि कैसे मुझसे शादी के बाद 5 औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है।
अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा, पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो रात सालों में छुपा हुआ है अब वो छुपा ही रहे तो बेहतर है। मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वो कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वो राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर देती हैं। मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया, बंद लफ्जों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गई और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर जी से उनके बेटे को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई थी, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप उनसे छुप कर मिलने क्यों आती है। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं कोई छुप कर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वो पलट कर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वो आज इस हालत में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करवा कर यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे सकी और उसे छोड़कर चली गई। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वो मुझे गुस्से से देखने लगे और कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो, ये तुमसे बड़ी है। मैंने चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी कहने लगे कि तुम जाओ, इसकी मैं खबर लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहाँ से चली गई। मुझे तो उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वो आपस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल हैरत तो मुझे चाचा पर ही हो रही थी कि उन्होंने टीचर जी से शादी की, उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सिर उठाने को काबिल बना दिया, लेकिन फिर भी वो चाचा को तलाक देकर चलेगी और चाचा ने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अभी वो उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि ये कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, वो बड़ी है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त घर पर बैठे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही इनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपने बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे, बस मैं ही जानती थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी ननद ने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दिया और कहने लगे कि जब ये हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रख कर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में ये उड़ा दी थी कि मैं अब बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने बंद हो गए थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनसे मजाक में कहते, अपनी बेटी की शादी रामू चाचा से करा दो, ये भी बच्चा पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ गए थे, इसलिए आज मैं अपने बाबा के साथ रामू चाचा के घर बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती हैं।
तुम क्यों, पूरा गांव ही मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता रहा हूँ। जब मैं 26 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरी बॉडी चेकअप करने के बाद बताया वो मुझे बचपन से ही बीमारी थी। लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया। वो पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते। हर कोई मुझ पर तरस खाता। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गाँव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अकेला ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को ये बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे बिना को देखकर बहुत दुख होता था। वो बेचारी भी मेरी तरह बच्चे के ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझसे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़ कर जाऊँगा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूँगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने बीना के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले से ही बता दिया था कि वो भी माँ नहीं बन सकती और मैं भी बाप नहीं बनने के काबिल नहीं हूँ। तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चे को गोद ले लेंगे। बीना ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी थी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताना देंगे कि बांझ थी और बच्चे को गोद लेना पड़ा। गांव वाले और ये समाज हमें वो इज्जत नहीं देगा और ना ही वो इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर इज्जत देंगे। इसलिए मैंने गांव की दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि बीना माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहाँ अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। बीना को भी बांझपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वो मेरी बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारे ही के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। फिर तुम्हारे टीचर जिसे मुझे शादी करनी पड़ी, वो भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमने यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं क्योंकि वो तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वो मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं 2 प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बिठाए उसे पति और औलाद और इज्जत
मिली तो वो भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई क्योंकि वो उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे वो बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी इसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। ये है मेरा सारा राज, जिसको कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ उस बांझ औरत को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और उनके पास भी बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने चाचा से कहा कि आप फिक्र ना करें, आज से इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका ये सारा राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने बाबा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पाल कर अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों की और मेरे नाम कर दी थी। अब मुझे भी अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई न कोई मकसद मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।